आज कनेक्टिंग ड्रीम्स के लिए है दिन विशेष। तो कनेक्टिंग ड्रीम्स के स्टोरी के स्टोर हाउस में हम लेकर आए हैं कहानी विशेष। आज हम आपको सुनाएंगे एक सच्ची, अनसुनी और अनजानी कहानी, एक जाने पहचाने शख्स की, जिसे अपनी प्रखर लेखनी से लिखा है कोमल अग्रवाल जी ने, और इसे हम सुनेंगे उन्हीं की मधुर वाणी में। तो चलिए सुनते हैं वो कहानी जिसका शीर्षक है कोई अपना सा। महानगरी मुंबई की जनबहुल सड़कों पर सांझ अपना सिंदूरी आंचल फहराए उतर चुकी थी। हवा में बारिश की नमी और नाले की बदबू मिली हुई एक अजीब सी गंध पैदा कर रही थी। दिन भर की थकन से बोझिल कदम अपने अपने घरों को लौट रहे थे। स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी एक गड्ढे पर पड़ रही थी, जिसके भीतर से कुत्ते के पिल्लों के रोने की आवाज़ें सुनाई आ रही थीं। भूख प्यास से तड़पते वे शायद अपनी भाषा में अपनी जननी को ही पुकार रहे थे। उनकी वह करुण पुकार शाम की उदासी में एक अजीब सी यंत्रणा पैदा कर रही थी। ठीक उसी वक्त कंधे पर ऑफिस बैग लटकाए एक नौजवान ने गली में प्रवेश किया। एक एक कदम रखता वो पिल्लों के नज़दीक आने लगा। गोरा रंग, औसत ऊंचाई और छोटी छोटी आंखों में जैसे जिंदगी को एक ही लम्हे में पूरा जी लेने की अभिलाषा थी। अपने बैग से उसने जल्दी से एक बिस्कुट की पुड़िया निकाली और कवर हटाकर एक एक कर उन नन्हे जीवों को अपने हाथ से खिलाने लगा। पर उनकी भूख बहुत विशाल थी और पैकेट बहुत छोटा। अभी वह सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी सामने की तरफ से शोर हुआ, चुप कराओ इन पिल्लों को। मालती अपनी बैल्कनी से जोर से चिल्लाई। टीन के नीचे रहने वाली लाली जल्दी जल्दी पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई बाहर आई और पिल्लों को चुप कराने लगी। पिल्ले भी जरा सी भूख मिट जाने पर थोड़ा शांत हुए तो लाली ने चैन की सांस ली और वापस जाने लगी। इनकी अम्मा कहाँ गई? नौजवान ने पूछा। लाली रुकी और एक नज़र बालकनी की तरफ डालकर बोली, इन लोगों के लिए खाना जुटाने गई होगी, रोज़ यही तो करती है। अब मैं कहाँ से लाऊं रोज़ रोज़ इनके लिए खाना। उसने बेबसी से उन पिल्लों को देखा तो वह फिर भूख से बिलबिलाने लगी। नौजवान घर गया और जो कुछ भी मिला उसे कागज़ में लपेट कर ले आया। मालती अभी भी बैल्कनी में ही जमी हुई थी। अब तुम भी इन छोटे लोगों को शह दोगे? उसने वहीं से तंज किया। तभी बाइक पर सवार उसके पति आते हुए दिखाई दिए। उसे पिल्लों के गड्ढे के पास खड़ा देखकर उन्होंने वहीं अपनी बाइक रोक दी। कितनी बार कह चुका हूं तुम लोगों से कि इन पिल्लों को छोड़ आओ कहीं। अभी वह आगे कुछ कहते कि पिल्लों की अम्मा के गुर्राने की आवाज़ सुनकर रुक गए। कुतिया वहीं उनकी बाइक के सामने आकर भौंकने लगी थी। इंसानों से ज़्यादा संवेदनशील और बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं जानवर, नौजवान ने कहा तो मालती के पति ने मुंह बनाया और बाइक का हॉर्न बजाते हुए आगे निकल गए। सुबह कई लोगों की तेज आवाज़ों और झगड़े से नींद खुली। क्या हो गया? उसने पूछा। अरे वही रोज़ का झगड़ा। ये मालती खुद बच्चा पैदा करने वाली है और इसे इतना भी सहन नहीं कि बेचारी कुतिया अपने नवजात बच्चों की देखभाल करे। माँ हाथ झटकते हुए बोली। वह तुरंत उठा और बाहर की तरफ गया तो सुना, देख लाली, मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर आज शाम तक इन कुतिया के पिल्लों को नहीं फिकवाया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी। हाँ हाँ कर देना। लाली भी तेजी में आई, लेकिन उसे भी मालूम था कि यह केवल क्षणिक आवेश है। रोज़ की तरह सांझ ढली तो वह फिर गली में दाखिल होता हुआ दिखाई दिया, पर आज वाहनों और इंसानों के शोर के अलावा दूसरा शोर नहीं था। जल्दी जल्दी वह गड्ढे के समीप गया, पर पिल्ले उसमें नहीं थे। बैग में रखे बिस्कुट की पुड़िया की याद आते ही उसके हृदय में एक फांस सी गड़ गई।
मालती अपनी बालकनी में खड़ी फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसे देखकर एक कुटिल मुस्कान उसकी तरफ उछाल दी। तभी लाली बाहर आई। गड्ढे की तरफ उसे देखते पा बोली, छुड़वा दिया है बेचारों को। कहाँ? वह व्यग्र हो उठा। वो बिल्डिंग पुरानी वाली, उसके पीछे की बाउंड्री है ना, उसके पास, लाली ने संकेत से बताया। वह लंबे लंबे डग भरता उधर ही जाने लगा। एक जगह पहुंचकर वह ठिठक गया। एक लोहे की बड़ी जाली जमीन पर पड़ी थी और पिल्लों की किकियाती आवाजें उसके नीचे से आ रही थी। कुतिया पूरे जोश से उस जाली को अपने दांतों और पंजों में पकड़कर उठाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। यह दृश्य देखकर वह सिहर उठा। तुरंत अपने कंधे का बैग वहीं उतार कर झुककर उस जाली को उठाने लगा। भारी भरकम जाली को किसी तरह हटाकर उन नन्हे पिल्लों को बाहर निकाला था उसने, मगर एक वहीं निर्जीव पड़ा रह गया। कुतिया तेजी से भागकर अपने उस मृत पड़े शिशु से लिपटकर उसे सहलाने लगी, जैसे अपनी सांसों और अपने स्पर्श से जिला ही देगी। पर वह मां के स्पर्श से भी उष्म न हो सका। अपने पंजों से मिट्टी खोद खोद उसने अपने शिशु के लिए मां की गोद सी तैयार कर दी थी। उसमें अपने उस शिशु को रखकर वह वहीं बैठ गई और अपने किकियाते बच्चों के साथ रुदन करती धरती आकाश गुंजाने लगी। वहीं भूखे बच्चों के पास बिस्कुट के 2 पैकेट रखकर वह उल्टे पांव वापस लौट गया। मृत्यु का वास्तविक रूप उसे उस रात विचलित करता रहा। दूसरे दिन वह समय से पहले ही उठ बैठा। माँ को जल्दी से कुछ बनाने को कहकर बाथरूम में घुस गया। अभी कितना टाइम हुआ है? माँ ने उसे जल्दी मचाते देख पूछ ही लिया। आज ऑफिस से छुट्टी ली है, कुछ जरूरी काम है। वह अपने गीले बाल पोंछता हुआ चटाई पर बैठ गया। दौलत नगर के परीक्षा केंद्र के सामने वह अपना वही ऑफिस बैग लटकाए किसी की प्रतीक्षा करता हुआ दिखाई दिया। किराए की एक बाइक उसके पास आकर रुकी और उसमें से एक 22-23 साल का लड़का उतरा। उसकी छोटी छोटी आंखों की बनावट देखकर पता लग रहा था कि वह नेत्रहीन है। उसने अपनी सफेद छड़ी निकाली जिस पर नीचे की तरफ लाल निशान था। उसे कुशलता से चलाता हुआ वह गेट की तरफ बढ़ा। नौजवान की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह आगे की तरफ बढ़ाया। उसकी उष्म उंगलियों का स्पर्श पाकर लड़का जैसे खिल ही गया। भैया, आप आ गए? हाँ, अभी 5 मिनट पहले, नौजवान ने उत्तर दिया। मुझे लगा कहीं इस बार भी मेरी परीक्षा न रह जाए, लड़का बोला। क्यों? मैंने तो कहा था मैं टाइम पर आ जाऊंगा, नौजवान ने कहा। नहीं भैया, वो पिछले साल ऐसे ही किसी ने वादा करके ऐन परीक्षा के वक्त आने से मना कर दिया था, इसलिए तो साल खराब हो गया, लड़का बेचारगी से बोला। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारा पेपर लिख ही दूंगा। लगभग 4 घंटे के अथक परिश्रम के बाद वही नौजवान लड़के को लेकर परीक्षा भवन से बाहर आया। उसे कैब बाइक पर बिठाकर वह जाने लगा तो लड़के ने पुकारा, भैया। वह उसके समीप आया तो लड़के ने अपना फोन निकाला। आपका QR भेजिए ना भैया। क्यों? नौजवान ने हैरान होकर पूछा। वो भैया पैसे, राइटर लोग पैसे लेते हैं ना, लड़के ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। नौजवान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने उसका फोन वापस जेब में डाल दिया। लड़का हैरान हुआ। नहीं भैया, कुछ तो भेंट ले लीजिए। जब तुम जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचो तब उन लोगों का हाथ थामना जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यही होगी मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट। महानगर की आपाधापी से जरा सा अलग हटकर एक जर्जर इमारत किसी वृद्ध की तरह झुकी जा रही थी। वही नौजवान उस इमारत के भीतर दाखिल हुआ। वहां बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। नवजात शिशुओं की रोने की आवाज़ें कहीं से आ रही थी तो कहीं से बड़े बच्चों का शोर भी।
एक आदमी उसे देखकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अभिवादन करने लगा। 2-1 मिनट उससे बातें करके वह नौजवान एक कमरे की ओर बढ़ा। एक छोटी सी बच्ची कमरे की खिड़की पर से झांक रही थी। उसे देखते ही वह भागकर बाहर आई। मैया! वह हमारी खुशी के उससे लिपट गई। वह उसे गोद में उठा अंदर ले गया। अंदर घुसने की ही देर थी कि वहां मौजूद सभी बच्चे उसे घेर कर अपनी खुशी व्यक्त करने लगे। आज का दिन उन सबके लिए सबसे खास जो होता था। हर महीने की एक निश्चित तारीख पर वह नौजवान उन्हें संगीत सिखाने आया करता था और वे सब उसके साथ बहुत मस्ती करते थे। अपने सारे अभावों को भूलकर वे गाते, मुस्कुराते और फूलों की तरह खिल जाते। आज वह उनके लिए उन्हीं के नामों की छोटी छोटी रंग बिरंगी शीट्स अपने हाथ से डिज़ाइन कर ले आया था और अब उनके एक से हैंडबैग्स पर लगाने लगा था। अब तुम लोगों का बैग आपस में नहीं बदलेगा, वह बोला और सबको उनके लिखे नाम के बैग्स देने लगा। सब बहुत खुश हुए। आज हमें वही गाना सिखाओ ना भैया जो उस दिन आप गुनगुना रहे थे, रोमी बोल पड़ा। वह गीत की याद आते ही गुनगुनाने लगा तो सब तालियां बजाने लगे। यही वाला भैया। वह उन्हें गाना सिखाने लगा और बच्चे गाने लगे। ये दिलों में ये उमंग है, हम जहाँ नया बसाएंगे। जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे और हम नए खिलाएंगे ताजगी को ढूंढते हुए। स्वयं को जैसे उन्हीं अभावग्रस्त बच्चों के बीच छोड़कर सशरीर लौट आया था वह, पर पूरे सप्ताह याद बनी रही थी मन पर। रोमी की बड़ी साइज की बटन टूटी शर्ट, पिंकी की टूटी घिसी चप्पल, टिंकू का पीलियाग्रस्त चेहरा, कुछ भी तो नहीं भुला पाया था। कुर्सी पर बैठा हुआ एक किताब के पन्ने पलट रहा था कि तभी एक कबूतर फड़फड़ाता हुआ उसके कदमों पर आ गिरा तो उसकी तंद्रा टूटी। न जाने कैसे पंखे की घूमती पत्तियों से टकराकर वह स्वयं को हताहत कर बैठा था और अब उसके लहू के कतरे फर्श पर रेखाओं से खिंच गए थे। वह फुर्ती से उठा और कबूतर के पास बैठ उसे देखने लगा। सलीठी रंग के उस नन्हे पक्षी की गर्दन इंद्रधनुषी रंगों की परतों से ढकी हुई थी। पंख फड़फड़ाने के लिए तड़प रहे थे। रक्त की धारा उसके पृष्ठभाग से निकल रही थी। उसने तुरंत अपनी हथेली के दबाव से रक्त के बहाव को रोका, फिर उसे वहीं रख मां से एक कपड़ा लेने चला गया। एंटीसेप्टिक से उसे साफ कर उसने पाया कि अब खून बहना बंद हो चुका है। मां सब देख एक टोकरी ले आई थी। उसमें कबूतर को रख वह उसे जौ के दाने खिलाने लगा। 2 चमकीली आंखें उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। उन आंखों में एक भाव था, कृतज्ञता का भाव। कहानी समाप्त। वास्तव में वो है कोई अपना सा, जिसे पहली बार मिले उसके लिए सुंदर सपना सा, जो पर की पीड़ा को समझता है और करता है उसे मिटाने के प्रयास। सभी को प्रसन्नता बांटकर ही खिलता है जिसके मुख का मंद सुहास। मानवता के लिए कर्म करके ही पाता है जो असीम उल्लास। वही है इस कहानी का नायक, जिसका नाम है विकास।
कनेक्टिंग ड्रीम्स की ओर से कनेक्टिंग ड्रीम्स यूट्यूब चैनल के निर्माता, सह संस्थापक एवं हम सब के प्रिय श्री विकास शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाइयाँ। उन्हीं की कुछ चारित्रिक विशेषताओं एवं जीवनांशों को कोमल अग्रवाल जी ने अपनी प्रखर लेखनी से अलंकृत किया है और अभिव्यंजित किया है अपनी मधुर वाणी से। और मैं हूं आपका सूत्रधार ओमवीर नावरिया। इस कहानी को सुनकर आपके मन में जो भी प्रथम विचार आया हो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। लाइक और शेयर करके अन्य लोगों को भी मानव हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। कनेक्टिंग ड्रीम्स से कनेक्ट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। और अंत में विकास शर्मा जी के लिए एक बार फिर शुभ जन्मदिनं तोभ्यं, शुभ जन्मदिनं तोभ्यं, शुभ जन्मदिनं तव हे, सकलं सुफलं कुर्यात्। शुभ जन्मदिनं तोभ्यं, शुभ जन्मदिनं तोभ्यं, शुभ जन्मदिनं तव हे, सकलं च शुभं कुर्यात्।